सो गवर्नेंस एंड कंप्लायंस की बात करें हमें, तो सबसे पहले हमारे पास आता है अज़ूर ब्लूप्रिंट्स। तो ये क्या है? ठीक है। सो अज़ूर ब्लूप्रिंट्स मेक्स इट पॉसिबल फॉर डेवलपमेंट टीम्स। ठीक है। ये किसके लिए यूजफुल है? डेवलपमेंट टीम के लिए यूजफुल है। तो क्या कर सकता है ये? तो हम जैसे घर बनाते हैं, तो घर के पहले आर्किटेक्ट को बोलते हैं, भाई तू एक उसका डायग्राम बना, ब्लूप्रिंट बना। ठीक है। सो इसी तरह अज़ूर में हमारे पास ब्लूप्रिंट्स है जो डेवलपमेंट टीम के काम आता है। जो हमको कोई भी नया एनवायरनमेंट बिल्ड करना है डेवलपमेंट टीम को, तो उसके लिए हम उसको बिल्ड एंड स्टैंड अप कर सकते हैं न्यू एनवायरनमेंट का अज़ूर ब्लूप्रिंट्स के थ्रू। Right? Development teams can quickly build trust through organizational compliance with a set of built-in components such as networking in order to speed up development and delivery. ठीक है। तो Azure Blueprints के थ्रू हम compliance का भी ध्यान रख सकते हैं। हमको अलग से compliance देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम रोल असाइन कर सकते हैं कोई भी यूजर को, पॉलिसी असाइन कर सकते हैं, रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स असाइन कर सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप्स का भी परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अज़ूर पॉलिसी है। तो अज़ूर पॉलिसी क्या करता है? ये फोर्सफुली पॉलिसी पुश करता है कंप्लायंस के रिलेटेड। ठीक है। हमने कोई भी स्टैंडर्ड डिफाइन करके रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या कंप्लायंस असेसमेंट करना है हमको। ठीक है। बड़े लेवल पे, जैसे मेरे पास 10,000 मशीन्स है, 20,000 मशीन्स है, 2,000 सर्वर है, 4,000 सर्वर है, 20,000 सर्वर्स है। ठीक है। उनका कंप्लायंस एक-एक सर्वर पे थोड़ी जाके मैं चेक करूँगा ये सर्वर कंप्लायंट है, नहीं कंप्लायंट है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अज़ूर पॉलिसी है। हम बड़े लेवल पे उसका कंप्लायंस असेसमेंट कर सकते हैं और एक फोर्सफुली ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड पुश कर सकते हैं। ठीक है। कि हमको ये होना चाहिए। Provides governance and resource consistency with regulatory compliance, security, cost and management. ठीक है। Evaluates and identifies Azure resources that do not comply with your policies. तो आपने जो भी पॉलिसी में डिफाइन किया है, तो Azure पॉलिसी क्या करेगा? पॉलिसी में आपने जो भी आइडेंटिफाई किया, वो पॉलिसी के साथ जो भी मशीन मैच नहीं कर रहा होगा, सो पहले तो इवैल्यूएट करेगा, स्कैन करेगा मशीन को, भाई पॉलिसी के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है, तो उसे आइडेंटिफाई करके आपको पब्लिश कर देगा, भाई ये मशीन आपका नॉन कंप्लायंट है। उसके अलावा प्रोवाइड्स बिल्ट इन पॉलिसी एंड इनिशिएटिव डेफिनेशंस under categories such as storage, networking, compute, security center and monitoring. So ये 5 कैटेगरी जो हमारी स्टोरेज की है, नेटवर्किंग की है, कंप्यूट की है, सिक्योरिटी की है और मॉनिटरिंग की है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। भगीरथ ईद के चांद आ गए हैं हमारे पास। ठीक है। सो क्या करता है? इसके अंदर बिल्ट इन पॉलिसीज है और उसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है इन कैटेगरीज के रिलेटेड। तो उस डेफिनेशंस के हिसाब से हम पॉलिसीज पुश कर सकते हैं और वो उस पॉलिसीज के बेसिस पे इवैल्यूएट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि ये मशीन आपका कंप्लायंट है, नॉन कंप्लायंट है। उसके बाद हमारे पास रिसोर्स लॉक है। तो लॉक क्या कम करता है? भाई लॉक कर दिया है तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। तिजोरी में मेरे पास 10 लाख रुपए कैश पड़ा है, मैंने लॉक कर दिया है तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको। ठीक है। तो रिसोर्स लॉक क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट योर Azure रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सीडेंट डिलीशन और मॉडिफिकेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वीएम क्रिएट किया है। अभी इस वीएम को मैंने साइज दिया है 4 वर्चुअल सीपीयूज और 32 जीबी रैम। तो अभी मैं चाहता हूँ भाई फॉर एग्जांपल भाविक को मुझे एक्सेस देना है इस वर्चुअल मशीन पे, लेकिन मैं चाहता हूँ भाविक डिलीट नहीं कर सकता है। लॉक टाइप क्या है? लॉक टाइप मुझे डिलीट मिलता है और रीड ओनली मिलता है। तो रीड कर सकता है, यस रीड कर सकता है। तो मैंने रीड ओनली एक्सेस दिया है, तो भाई रीड कर सकता है। तो उसमें अपडेट भी नहीं कर सकता और डिलीट भी नहीं कर सकता। और अगर डिलीट एक्सेस दिया है, डिलीट नाम का लॉक लॉक दिया है,
तो भाविक रीड भी कर सकता है मशीन को, पावर ऑन कर सकता है, पावर ऑफ कर सकता है, उसका कंटेंट देख सकता है, भाई क्या रैम साइज है, क्या सीपीयू है, क्या आईपी एड्रेस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अपडेट भी कर सकता है, यानी वो 4 कोर सीपीयू से 8 कोर सीपीयू कर सकता है, 32 जीबी रैम से 64 जीबी कर सकता है। रीड ओनली वाले में नहीं कर सकता है, डिलीट वाले में कर सकता है, लेकिन उसमें डिलीट नहीं कर सकता। इन एनी केस डिलीट का परमिशन नहीं दिया है मैंने, डिलीट का परमिशन नहीं दूंगा, मैंने लॉक कर दिया है, यानी वो मशीन डिलीट नहीं कर पाएगा कोई भी। ठीक है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर होगा या आपने कोई भी आपका हेल्प डेस्क सपोर्ट टीम बिठा है। ठीक है, सो वी कैन मैनेज लॉग्स एट सब्सक्रिप्शन लेवल, रिसोर्स ग्रुप लेवल और इंडिविजुअल रिसोर्स लेवल्स आल्सो। ठीक है, यानी मैं जो रिसोर्स लॉक है पूरे सब्सक्रिप्शन पे भी लगा सकता हूँ, यानी उसके अंदर जितने भी रिसोर्स ग्रुप्स है और जितने भी रिसोर्सेज बने हैं मेरे, सब पे लॉक लग जाएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ एक रिसोर्स ग्रुप पे लगा सकता हूँ, तो उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने भी मेरे रिसोर्सेस है सब पे लॉक लग जाएगा। यहाँ तो मैं किसी स्पेसिफिक रिसोर्स पे भी लॉक लगा सकता हूँ। क्लियर क्लियर है यहाँ तक? यस, नो? यस यस। ठीक है, रिसोर्स लॉक हम आगे देखेंगे जब हम दूसरा प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, देन आई विल शो यू दी रिसोर्स लॉक्स। अभी हम चलते हैं सर्विस ट्रस्ट पोर्टल। ठीक है, सो सर्विस ट्रस्ट पोर्टल क्या है हमारा? हम सर्विस ट्रस्ट पोर्टल पे जाके सिक्योरिटी कंप्लायंस देख सकते हैं। अभी चलते हैं मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स पे। तो मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, पहले तो आप कोई भी रिसोर्स आपने अज्योर में बनाया है, उसको कैसे मैनेज करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे और उसको कैसे डिप्लॉय करोगे। तो डिप्लॉय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ अज्योर पोर्टल पे, जस्ट मैं अज्योर पोर्टल पे जा सकता हूँ, वहां से रिसोर्स डिप्लॉय कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक वीएम पब्लिश कर दिया है, ठीक है, हमने देखा है वीएम कैसे बनाना है, मैंने वीएम पब्लिश कर दिया। ठीक है, और उसे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, भाई मैंने 4 कोर सीपीयू से 8 कोर सीपीयू कर दिया, यहाँ 16 जीबी रैम से 32 जीबी रैम कर दिया। तो मैं मैनेज कर रहा हूँ मेरे मशीन को, रीस्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑफ पावर ऑफ कर रहा हूँ, शट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूँ, तो मैं मैनेज कर रहा हूँ। डिप्लॉय कर रहा हूँ, यानी मैं कुछ नया क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं अज़ूर पोर्टल से भी कर सकता हूँ, अज़ूर के पावर शेल से भी कर सकता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस से भी कर सकता हूँ और अज़ूर क्लाउड शेल से भी कर सकता हूँ। 4 चीज़ें मुझे मिलती है ये करने की। क्लियर है यहाँ तक? यस, नो? यस यस। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ एग्जाम में, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अज़ूर आर्क के बारे में जानेंगे। तो अज़ूर आर्क क्या है? ठीक है, सो अज़ूर आर्क क्या करता है, हमारे अज़ूर के मैनेजमेंट को एक्सटेंड करता है, सर्विसेज को। जो सर्विसेज आपके बाहर लोकेटेड है, क्लाउड से बाहर, आपके अज़ूर क्लाउड से बाहर लोकेटेड है, तो वो सर्विसेज जनरली कहाँ होती है, आपके ऑन प्रेमाइस नेटवर्क में होती है या दूसरे क्लाउड में होती है। ठीक है, दूसरे क्लाउड में होती है। तो कस्टमर क्या है, कस्टमर आता है अज़ूर पे। ठीक है, अज़ूर पोर्टल के थ्रू या अज़ूर पावरशेल के थ्रू, अज़ूर सीएलआई के थ्रू। तो अज़ूर में उसका अज़ूर रिसोर्स मैनेजर होता है। ठीक है, सिंगल पेन ऑफ ग्लास मैनेजमेंट। ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस देते हो आप, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस देते हो, क्लाउड नेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो। ठीक है, और आपके अज़ूर में रिसोर्सेस होते हैं। लेकिन जो आपके ऑन प्रेमाइस रिसोर्सेस है या दूसरे क्लाउड में रिसोर्सेस पड़े हैं, उनका क्या? तो आप अज़ूर की सर्विसेज को एक्सटेंड कर सकते हो दूसरे क्लाउड या ऑन प्रेमाइस में विद द हेल्प ऑफ अज़ूर आर्क। You can extend Azure management to on-premise और multi-cloud and edge locations. So दूसरे लोकेशन पे जो भी रिसोर्सेस है इन अदर लोकेशंस, वो आप Azure के थ्रू ही मैनेज कर पाओगे, Azure आर्क उसे टेक केयर कर लेगा और आपके लोकल मैनेजमेंट टूल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास Azure रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, Azure रिसोर्स मैनेजर या ERM
उसे हम ARM भी कहते हैं। तो ARM क्या करता है, एक मैनेजमेंट लेयर प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक मैनेजमेंट अकाउंट है। उसके अंदर मैं और एक स्टैंडर्ड यूजर बना सकता हूँ और उसे भी एडमिन बना सकता हूँ, लेकिन जो मास्टर एडमिन रहेगा तो मैनेजमेंट ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको एक मैनेजमेंट लेयर मिलता है which helps you to create, update and delete resources in your Azure subscription, ठीक है? तो ARM काम कैसे करता है? तो पहले तो ARM हमारे रिसोर्सेज के साथ एक्सेस रिसोर्सेज को एक्सेस करता है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स ग्रुप, ठीक है? कोई भी आपका रिसोर्स होगा रिसोर्स ग्रुप में, रिसोर्स ग्रुप कहाँ बैठेगा? सब्सक्रिप्शन में बैठेगा। तो सब्सक्रिप्शन कैसे मैनेज किया जाएगा? रिसोर्स मैनेजर के थ्रू मैनेज किया जाएगा। वो मैनेजमेंट लेयर है। तो ये काम कैसे करता है? पहले तो ऑथेंटिकेशन मीडियम चाहिए भाई, आप यूजर एज़्योर के ही यूजर हो, ऑथेंटिकेशन करेगा आपका एज़्योर आईडी के साथ। आप एज़्योर रिसोर्स मैनेजर को मैनेज कैसे करोगे? तो हमारे पास एज़्योर पावरशेल है और एज़्योर CLI है। वो कैसे काम करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट से काम करता है, वो जाके ट्रिगर करता है ARM को। यहाँ एज़्योर पोर्टल है, तो एज़्योर पोर्टल भी जाके ट्रिगर करता है ARM को। रेस्ट क्लाइंट्स है, रेस्ट क्लाइंट्स मतलब APIs वगैरह, वो भी जाके ट्रिगर करते हैं ARM को। फॉर एग्जाम्पल रेस्ट क्लाइंट कैसा है? मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है, तो वहाँ पे यूज़र अगर कुछ आके डालता है, तो उसका बैकएंड पे ऑटोमैटिकली वर्चुअल मशीन प्रोविज़न हो जाना चाहिए। वो रेस्ट क्लाइंट का एग्जाम्पल हुआ। हमने API लिख के दे दी है और उस API बैकग्राउंड में रन कर रही है रेस्ट क्लाइंट के थ्रू और वो ट्रिगर कर रहा है हमारा ARM को ही। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो ये हमारा ARM इस तरह काम करता है, ठीक है? अभी अगर हम बात करें ARM टेम्पलेट्स की, तो ARM में हमको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, हम हमारे भी बना सकते हैं, ठीक है? सो Azure रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स, ठीक है? आर जेसन फाइल्स, क्या है हमारी? जेसन फाइल्स है, यहाँ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल्स है। बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है, कोई भी लर्न कर सकता है। ये पाइथन, PHP जैसे नहीं होती है, ये आपकी बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चल के एक एग्ज़ाम्पल देखें, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल है जेसन फाइल का। ये आपका XML में है, XML फॉर्मेट में है और इसी को ही हम जेसन में देखेंगे तो जेसन में ऐसा है। कोई टाइटल है, टाइटल मैंने ये दिया है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल ग्लोसरी है, तो यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम्पल ग्लोसरी का टाइटल आ गया। फिर टाइटल को सॉफ्ट कर रहा हूँ, तो ये आ गया, ठीक है? शॉर्ट करना है मुझे, ग्लॉस टर्म देना है, HTML, एक्रोनिम देना है उसका, एब्रिविएशन देना है, ग्लॉसरी डिफाइन करना है और पैराग्राफ डिफाइन करना है, भाई ये कंटेंट प्रिंट करवाना है। तो ये इजीली रीडेबल होता है XML के लैंग्वेज के कंपैरेटिव, ठीक है? आपको HTML XML हमारा कैसे डिफाइन होता है? HTML के कुछ फॉर्मेट में, यानी XML एक मिनी वर्जन है आपके HTML का, ठीक है? HTML बड़ा वर्जन है, उसमें CSS वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका मिनी वर्जन है XML। और XML को भी और सिम्प्लीफाइड करके हमारे पास JSON फाइल आती है। तो JSON फाइल में आप अफर्मेटिव लैंग्वेज में डिफाइन करते हो सारी चीजें। सो ये कहाँ यूज कर सकते हैं? हम इसे यूज कर सकते हैं डिप्लॉय करने के लिए एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ नया क्रिएट करने के लिए, विदाउट हैविंग टू राइट प्रोग्रामिंग कमांड्स लिखे बिना आप क्रिएट एंड डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है?
सो हमारा रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट होता है, उसे आप सबमिट करोगे, वो Azure रिसोर्स मैनेजर के पास जाएगा एंड मल्टीपल इम्पेरेटिव पुट कॉल्स जनरेट होगी अगर आपका नॉन टेम्पलेट है तो। टेम्पलेट बेस्ड है, वो सीधा ARM पे जाके ट्रिगर करेगा, रिसोर्स प्रोवाइडर्स ट्रिगर होंगे और रिसोर्स आपका डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन नॉन टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट नहीं है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का यूज करना पड़ेगा, जिसमें मल्टीपल इम्पेरेटिव पुट कॉल्स लगते हैं। तो भाई ये एग्जाम्पल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का एग्जाम्पल है सबसे बेहतर टेराफॉर्म, थर्ड पार्टी टूल है, उसके थ्रू आप ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन कर सकते हो। लेकिन आप अगर ARM का यूज करते हो तो भी पॉसिबल है। तो आप जेसन फाइल में डिक्लेरेटिव सिंटेक्स डिफाइन करते हो, रिपीटेबल रिजल्ट्स दे सकते हो, ऑर्केस्ट्रेशन यानी ऑटोमेशन कर सकते हो, मॉड्यूलर फाइल्स हो सकती है एक के अंदर एक, ऐसा बिल्ट इन वैलिडेशन हो सकता है, और एक्सपोर्टेबल कोड, आप उस कोड को एक्सपोर्ट करके दूसरी जगह भी लेके जा सकते हो। दैट इज आवर ARM टेम्पलेट। ठीक है, अभी Azure मॉनिटरिंग टूल्स की बात करें हम, तो हमारे पास Azure में कुछ मॉनिटरिंग टूल्स मिलते हैं, 2-3। ठीक है, सो क्या क्या कर सकते हैं उन मॉनिटरिंग टूल्स के साथ हम? तो सबसे पहला हमारा मॉनिटरिंग टूल है Azure एडवाइजर। ठीक है, एडवाइजर क्या करता है? वही एडवाइस देता है, तू ये कर एक्सेट्रा। ठीक है, सो एडवाइजर एनालाइजेस डिप्लॉयड Azure रिसोर्सेस, वो एनालाइज करेगा आपके कौन से रिसोर्स डिप्लॉयड है, और उस हिसाब से रिकमेंडेशन देगा बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से, भाई आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, सो 4 रिकमेंडेशन है, देखो यहाँ पे दे रहा है। 4 मीडियम इम्पैक्ट है, यहाँ पे 31 रिकमेंडेशन है, जिसमें 20 का हाई इम्पैक्ट है, 7 का मीडियम इम्पैक्ट है और 4 का लो इम्पैक्ट है। और टोटल इम्पैक्टेड रिसोर्सेज है 218, यहाँ पे टोटल इम्पैक्टेड रिसोर्सेज 122। तो इससे हमको रिलायबिलिटी भी मिलती है, रिलायबिलिटी का भी परफॉर्मेंस ये ऑप्टिमाइजेशन का रिकमेंडेशन देगा, सिक्योरिटी का देगा, परफॉर्मेंस का, यहाँ तक का आपको कॉस्ट का भी रिकमेंडेशन देगा, भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करो तो कॉस्ट बचेगा। और ऑपरेशनल एक्सेलेंस मिलती है इससे, हमारा कॉस्ट बचेगा तो हमारा ऑपरेशंस स्मूथ होगा। उसके बाद हमारे पास है Azure सर्विस हेल्थ। ठीक है, वो क्या है? सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज दैट कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑफ जनरल Azure स्टेटस। Azure का क्या स्टेटस है, ठीक है, उससे आपका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एंड स्पेसिफिक रिसोर्सेज स्टेटस दैट इज इम्पैक्टिंग यू। अगर आपका कोई वो उसका कोई सर्विस आपका इम्पैक्ट है, कुछ आउटेज है, तो वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कौन से रिसोर्सेज पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो सब हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो पहले तो Azure स्टेटस है, इसमें हमको ग्लोबल व्यू मिलता है सारे Azure का हेल्थ का, सारी Azure सर्विसेज के लिए अक्रॉस ऑल Azure रीजन्स। आप कोई भी रीजन का उठा के चेक कर सकते हो, भाई इस रीजन में भी क्या स्टेटस चल रहा है सर्विस हेल्थ का। ठीक है, सर्विस हेल्थ क्या है? फोकस्ड व्यू ऑन ऑन ओनली दी सर्विसेज एंड रीजन्स दैट यू आर यूजिंग। सर्विस हेल्थ में हमको ये दिखाएगा भाई जो आप सर्विसेज यूज कर रहे हो और कौन से रीजन में यूज कर रहे हो, उसके रिलेटेड ही आपको फोकस व्यू दिखेगा। ठीक है, सर्विसेज एक्सपीरियंसिंग का प्रॉब्लम बताएगा, भाई सर्विस आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जिस रीजन में आप नहीं यूज कर रहे हो। इट if a service is experiencing a problem in a region you are not using, अगर आप उस रीजन में यूज नहीं कर रहे हो लेकिन उस रीजन में सर्विस का इशू है, तो वो आपको नहीं दिखाएगा सर्विस हेल्थ में, Azure स्टेटस में लेकिन दिखाएगा। रिसोर्स हेल्थ की बात करें, ठीक है, एक तो रिसोर्स की बात हुई, एक सर्विस की बात हुई, एक पूरे Azure स्टेटस की बात हुई। ठीक है, यानी मेरा एक सर्विस है जैसे Azure VM है। ठीक है, ये है फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडिया रीजन में। ठीक है, और सेंट्रल रीजन मेरा पूरे Azure पोर्टल पे, तो पूरे Azure पोर्टल का स्टेटस यहाँ दिखाएगा, रीजन का आपका यहाँ दिखाएगा सर्विस हेल्थ में, वो सर्विस से रिलेटेड, और रिसोर्स का यहाँ पे दिखाएगा रिसोर्स हेल्थ। टेलर्ड व्यू ऑफ योर एक्चुअल Azure रिसोर्सेस, उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलता है हेल्थ ऑफ योर इंडिविजुअल क्लाउड रिसोर्सेस, हर एक इंडिविजुअल क्लाउड रिसोर्सेस का आपको हेल्थ चेक मिलता है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास Azure मॉनिटर। ठीक है,
Azure मॉनिटर क्या करता है? मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है और चेक करता रहता है कि आपके सर्विसेज में क्या इशू है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। ऑटोमेटिक इम्प्रूव भी कर देगा एक लेवल तक, उसके बाद आपको रिकमेंडेशन भी देगा। ठीक, मैक्सिमाइजेस द अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशंस and services, applications and services by how collecting, analyzing and acting on telemetry from cloud and on-premise environment। तो ये क्या-क्या कलेक्ट करता है? एप्लीकेशन इनसाइट कलेक्ट करता है, लॉग एनालिटिक्स कलेक्ट करता है, स्मार्ट अलर्ट्स देता है, ऑटोमेशन एक्शंस देता है और कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड्स भी देता है। ये सब हमारा अज़ूर मॉनिटर के थ्रू होता है। क्लियर है इतना? यस? नो? इसमें स्मार्ट अलर्ट में क्या रहेगा सर? जैसे कि किसमें? स्मार्ट अलर्ट मीन्स क्या रहेगा? जो लास्ट वाला एक था ना, जो ऑप्शंस थे उसमें एक था स्मार्ट अलर्ट, मतलब उसमें क्या एडवांस में क्या रहेगा वो स्मार्ट अलर्ट? हाँ, आपको स्मार्ट अलर्ट देगा भाई, ऐसे नहीं ये इस रिसोर्स को इस तरह कॉन्फ़िगर करो फॉर एग्जांपल। ओके, ओके, ठीक है? तो स्मार्ट अलर्ट में क्या करेगा? आपको बोलेगा भाई अलर्ट क्या होता है? जैसे हमको इवेंट व्यूअर में अलर्ट मिल जाता है भाई ये इशू है। लेकिन आप इशू को कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हो? इवेंट व्यूअर में तो वो नहीं पता चलता है जैसे हमारे विंडोज सर्वर में, करेक्ट? अच्छा कैसे, मतलब वो रिप्लाई भी देंगे कि आप इसको ऐसे रिजॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे रिकमेंडेशन देगा, आप इसको ऐसे रिज़ॉल्व कर सकते हो, यहाँ कर ये सकते लिंक हो? पे जाके ये देख लो, रिजल्ट मिल जाएगा फॉर एग्जांपल। ओके, ओके, ओके। ठीक है, कुंदन और भगीरथ वैसे ही एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में। हेलो, सुना नहीं मैंने, क्या बोले? मैंने तो भगीरथ की तारीफ की मैंने तो। करेंगे ना आगे? तो अभी हम कुछ थियरी पढ़ेंगे पहले, ठीक है? तो अगर हम एडमिनिस्ट्रिंग आइडेंटिटी की बात करें, सो वी कैन कॉन्फ़िगर अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी, वी कैन कॉन्फ़िगर यूजर्स एंड ग्रुप्स, ठीक है? और हम एक लैब देखेंगे हाउ टू मैनेज अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी आइडेंटिटीज। हो सकता है ये लैब हम आज नहीं देखें बट वी विल सी। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या आता है? जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके, ठीक है। सो हमारे पास अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है? आपकी ऑन प्रेमाइस एक्टिव डायरेक्टरी सिंक हो सकती है अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, या आपकी कोई एक्सटर्नल आइडेंटिटी है वो भी अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ लिंक अप हो सकती है। ये लिंक होगी या सिंक होगी, ठीक है? दोनों में चीज़ों में अंदर है। ये सिंक होगी क्योंकि यहाँ पे भी आप एक्टिव डायरेक्टरी ही यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ के यूज़र्स इधर सिंक होंगे। लेकिन सर समझो आप जी सूट यूज़ कर रहे हो, तो उसके यूज़र्स आप यहाँ पे एज़ अ गेस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो आपका यूज़र्स आ गया, उसका ग्रुप आ गया, ग्रुप टाइप्स आप दे सकते हो ग्रुप टाइप सिक्योरिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसमें आप असाइनमेंट दे सकते हो स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब मैंने एक ग्रुप उठाया, उसमें 4 यूज़र डाल दिए, तो वो मेरा स्टैटिक ग्रुप हो गया। लेकिन मैंने डायनामिक ग्रुप बनाया, डायनामिक ग्रुप में क्या किया मैंने? कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी? भई जिस यूज़र का भी डिपार्टमेंट सेल्स हो, वो इस ग्रुप में ऑटोमैटिकली ऐड हो जाना चाहिए। तो जब भी जिस यूज़र का ग्रुप सेल्स डिपार्टमेंट होगा, वो यूज़र उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर सेल्स डिपार्टमेंट से रिमूव हो गया, अभी उसका डिपार्टमेंट एचआर हो गया, तो वो उस ग्रुप में से ऑटोमैटिकली निकल जाएगा। वो डायनामिक असाइनमेंट होता है, ठीक है? हम बल्क अपडेट्स कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारा ओयू होता है, और लाइसेंसेस भी असाइन कर सकते हैं हम। अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो पहले हम समझेंगे एक्टिव डायरेक्टरी बेनिफिट्स एंड फीचर्स, ठीक है?
सो हमारा Azure Active Directory क्या है? तो cloud based suite of identity management having the capability which enables you to securely manage access to Azure services and resources. ठीक है, हमारे Microsoft ने एक Azure Active Directory दे दिया है हमको, ठीक है, Azure Active Directory दे दी है। अगर आपके पास ऑन प्रेम है तो आपके पास विंडोज सर्वर का एक्टिव डायरेक्टरी होता है ऑन प्रेमाइज, ठीक है, उसमें आपका Kerberos और NTLM प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। NTLM अभी हम यूज नहीं करते, सिर्फ Kerberos यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास Azure एक्टिव डायरेक्टरी में क्या है? SAML है, ओपन ऑथ है, ओपन ऑथेंटिकेशन, ओपन आईडी है और विंडोज सर्वर फेडरेशन है। 4 टाइप के ऑथेंटिकेशन मिलते हैं आपको Azure AD में। तो क्या फायदा है? प्रोवाइड्स एप्लीकेशन मैनेजमेंट मिलता है उसके थ्रू, ऑथेंटिकेशन मिलता है, डिवाइस मैनेजमेंट मिलता है और हाइब्रिड आइडेंटिटी भी मिलती है। ठीक है, ये हमारे बेनिफिट्स है और फीचर्स है हमारे Azure एक्टिव डायरेक्टरी के। उसके बाद हम Azure के AD के कंसेप्ट समझे। तो कंसेप्ट में क्या है? एक है आइडेंटिटी, क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ऑथेंटिकेटेड। दूसरा क्या है? अकाउंट है, एंड आइडेंटिटी दैट हैज डेटा एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, Azure AD अकाउंट क्या है? एन आइडेंटिटी क्रिएटेड थ्रू Azure AD और अनदर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस, उसे हम Azure का AD अकाउंट बोलेंगे। Azure AD का टेनेंट या Azure के AD की डायरेक्टरी क्या होती है? A dedicated and trusted instance of Azure AD. Dedicated and trusted, उस नाम का दूसरा कोई इंस्टेंस नहीं बन सकता। A tenant is automatically created when your organization उसको नीचे रख के दरवाजा बंद करना। ठीक है, so a tenant is automatically created when your organization signs up. जब भी हम साइन अप करते हैं तो हमारा एक टेनेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे टेनेंट पे चलूँ तो पहले हम Azure पे चले हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैं टेनेंट सर्च करूँ, ठीक है, टेनेंट आ गया, टेनेंट प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ मेरा। Just a second. तो हम देखें तो ये मेरा टेनेंट का प्रॉपर्टी से ये नेम है, ठीक है, ये मेरा टेनेंट नेम है, SVPL है। तो मुझे इसका डिटेल देखना है तो मेरे को Azure AD पे जाना पड़ेगा। तो प्राइमरी डोमेन क्या दिखा रहा है मेरा? SVPL 192.onmicrosoft.com और ये मेरा टेनेंट आईडी है, ये आईडी है, ये उसका नेम है और ये मेरा एक्चुअली टेनेंट का डोमेन है। ठीक है, ये नेम है लेकिन ये मेरा टेनेंट है एक्चुअली और उसका टेक्निकल आईडी ये है। ठीक है, मैं नेम चेंज कर सकता हूँ, आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, जैसे हमारी SID होती है विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, SID क्या होती है? डोमेन आईडी प्लस RID। तो अभी डोमेन आईडी मेरी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, चेंज नहीं हो सकती। तो इसी तरह ये मेरी डोमेन आईडी है जो चेंज नहीं हो सकती और मैंने एक बार डोमेन नेम दे दिया तो वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह ये मेरा डोमेन नेम बन जाता है जो भी मैंने टेनेंट डिफाइन किया .onmicrosoft.com। सो ये मेरा डिफॉल्ट डोमेन नेम होता है और ये टेनेंट होता है पूरा, जैसे हम पूरे को टेनेंट बोलते हैं। ठीक है, एडिशनल इंस्टेंस ऑफ Azure AD कैन बी क्रिएटेड। आप दूसरा एक इंस्टेंस बना सकते हो Azure AD का। Azure AD इज द अंडरलाइंग प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी सर्विस। जो आइडेंटिटी सर्विस आपको मिलता है यूजर मैनेजमेंट का, उसके अंदर Azure AD ही काम करता है। ठीक है, Azure AD काम करता है।
सो टर्म टेनेंट मीन्स अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अज्योर एडी। टेनेंट का मतलब क्या है? आपके अज्योर एडी का एक सिंगल इंस्टेंस रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम कोई टेनेंट बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं, तो इट इज वन एंड दी सेम थिंग। ठीक है, लीगसी नेम जानेंगे हम तो उसे लीगसी यानी पुराने जमाने में हम क्या बोलते थे? डायरेक्टरी बोलते थे। अभी हम उसे नए मॉडर्न टाइम में क्या बोलते हैं? टेनेंट बोलते हैं। सो द टर्म्स टेनेंट एंड डायरेक्टरी आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। सब्सक्रिप्शन क्या है? सो यूज टू पे फॉर योर क्लाउड सर्विसेज। आप कोई भी क्लाउड सर्विसेज यूज करना चाहते हो तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हम कोई भी सब्सक्रिप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है, तो जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप उसका पैसा देते हो। इसी तरह आप क्लाउड सर्विसेज डायरेक्टली सब्सक्राइब नहीं कर सकते। क्लाउड सर्विसेज होल्ड होंगे रिसोर्स ग्रुप में। रिसोर्स ग्रुप मैप होगा आपके लोकेशन के साथ, और ये दोनों कंबाइंड होंगे, आपके टैग होंगे सब्सक्रिप्शन के साथ। और सब्सक्रिप्शन आपका बिलिंग अकाउंट के साथ टैग होगा, जो आपके अज्योर टेनेंट के साथ यानी आपके अज्योर आईडी के साथ बाइंड होगा। ठीक है, सो अज्योर सब्सक्रिप्शन क्या है? आप अज्योर सब्सक्रिप्शन के थ्रू पे कर सकते हो जो भी आप सर्विसेज यूज करते हो। क्लियर है इतना? यस, नो? यस, नो? कैन आई गेट द Yes, yes, कंफर्मेशन? yes, yes. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम चलेंगे, हमने एक मशीन बनाई थी अज्योर वीएम में, सॉरी अज्योर में वर्चुअल मशीन बनाई थी। ठीक है, मैं इस मशीन के अंदर जा रहा हूँ और हम चलते हैं साइज के अंदर। साइज के अंदर, ठीक है, तो अभी साइज क्या दी हुई है मैंने, पहले हम चलते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे अगर हम देखें तो साइज दिखाएगा हमको, क्या साइज दिखा रहा है? स्टैंडर्ड B2S है, 2 वर्चुअल सीपीयू दिए और मैंने 4 GB रैम दिया हुआ है। 2 वर्चुअल सीपीयूज और 4 GB रैम दिया हुआ है। भाई मैं सोच रहा हूँ यार, ये तो साइज कम पड़ रहा है, मुझे तो 4 वर्चुअल सीपीयूज चाहिए और 8 GB रैम चाहिए, या कुछ हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, 4 GB रैम से ज़्यादा रैम चाहिए और वर्चुअल सीपीयू से ज़्यादा सीपीयूज चाहिए। तो पहले तो मैं मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं मशीन स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट होने देंगे हम मशीन, कुछ पल लगेंगे हमको मशीन स्टार्ट होने में। हम लोग टेनेंट आईडी कहाँ पे यूज कर सकते हैं? वो कुछ यूज कर सकते हैं क्या कई जगह पे? हाँ, कर सकते हैं। वो आप जब स्टोरेज अकाउंट ये वो पावरशेल में स्क्रिप्टिंग करते हो तो वहाँ पे डिफाइन करोगे आपका टेनेंट आईडी क्या है। नहीं तो वो पावरशेल बात कैसे करेगा आपके अज्योर अकाउंट के साथ? ओके, टेनेंट आईडी दोगे तभी तो वो ढूंढने जाएगा अज्योर पे कि हाँ भाई मुझे इस टेनेंट का चाहिए इन्फॉर्मेशन। फिर और हाँ फिर हाँ, आपसे कंटिन्यू। फिर आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम पासवर्ड बोल आप डिफाइन करोगे तब वो वैलिडेट करेगा कि हाँ भाई इस टेनेंट का ओनर यही है या मैनेजर यही है। इसका बिट लॉकर से कुछ लेना देना नहीं है ना, टेनेंट आईडी नहीं और बिट नहीं लॉकर से? नहीं, बिटलॉगर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अभी मैं ओके, मशीन को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू द मशीन। ठीक है, अभी हम सर्वर मैनेजर को रहने देते हैं। मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ, फाइल 1 नाम देता हूँ, दिस इज फाइल 1 और क्लोज करके सेव कर देता हूँ। एक दूसरा नोटपैड ओपन करता हूँ, फाइल 2, दिस इज फाइल 2। इसको मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
और सर्वर मैनेजर मेरा मिनिमाइज है और ये पीछे फाइल पड़ी है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मशीन को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और जाते हैं हम साइज पे, साइज चेंज कर देते हैं इसका। मैं चाहता हूँ मुझे, ठीक है, D2AS चाहिए। अभी मेरा क्या है साइज, अगर हम ओवरव्यू पे जाएं तो अभी मेरा स्टैंडर्ड B2S है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें। स्टैंडर्ड B2S है मेरा साइज, ठीक है, 2 GB रैम, ये मेरा डिटेल है, ठीक है। साइज है मेरा स्टैंडर्ड B2S, वर्चुअल CPU 2 है, रैम 4 GB है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अभी साइज में जाते हैं और मैं बोलता हूँ भाई मुझे दे दो 2, यहाँ, हाँ, 2 वर्चुअल CPUs दे दो और 8 GB रैम दे दो, ठीक है। ये मेरा वर्चुअल CPUs आ रहे हैं और ये रैम आ रहा है। तो अभी प्राइसिंग कितना लगेगा, प्राइसिंग भी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यानी मुझे प्राइसिंग दिख गया। अभी जो मेरा है ये B2S है, 2500 रुपये वाला, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ 3500 रुपये वाले पे, जिसमें 4 GB रैम से 8 GB रैम हो जाएगा। मैं करता हूँ रीसाइज। अभी जैसे ही मैं रीसाइज करूंगा यहाँ का सेशन हो सकता है ड्रॉप हो, ठीक है। तो उसे शट डाउन मार दिया, मशीन को शट डाउन मार दिया। मशीन को पावर ऑन भी खुद ही कर देगा, ठीक है, पावर ऑन खुद ही कर देगा। मैं पावर ऑन नहीं करूंगा, वो रीसाइज कर रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा रीसाइज हो गया है। बैकग्राउंड में हार्डवेयर चेंज हो रहा है क्या? हाँ, बैकग्राउंड में वर्चुअल हार्डवेयर हमारा अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मशीन ऑन हाँ होगा सॉरी अपडेट। हम लॉग इन करेंगे और चेक करेंगे हमारा डेटा है कि नहीं। रीसाइज हो गया। अभी चलते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे तो यार यहाँ पे तो पुराना ही दिखा रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुराना है, यहाँ पे मैं जाके रिफ्रेश को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया। अभी भी अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ टैब पे, वर्चुअल मशीन्स, फिर से जाता हूँ ओवरव्यू पे। अभी भी ये नहीं हुआ है, हो गया है ना, ठीक है। B2AS V4 हो गया, 2 GB रैम, 8 GB रैम हो गया, 2 वर्चुअल CPUs और रैम अपग्रेड हो गया। मेरा साइज भी चेंज हो गया, ठीक है। हम कंपेयर करें, इसको कॉपी कर लेते हैं और कंपेयर करते हैं पुराने वाले से, ठीक है। मेरे जो 2 वर्चुअल CPUs थे वो वर्चुअल CPUs एज इट इज रहे। रैम मेरा अपग्रेड हो गया है 8 GB पे, और जो मेरा साइज था स्टैंडर्ड D2AS V4 हो गया है। वो पहले था स्टैंडर्ड B2S था, अभी D2AS V4 हो गया है, यानी मेरा अपग्रेडेशन सक्सेसफुल है। हम लॉग इन करके देखते हैं, ठीक है। मैं रन में जा रहा हूँ, MSTS, दे रहा है यार भाई। मशीन एक्सीडेंटली शट डाउन हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। आइडियली आपको मशीन शट डाउन करना है, फिर ही रीसाइज करना है। ये तो अगर आप शट डाउन करना भूल गए और रीसाइज के बटन पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, हमने इसलिए शट डाउन नहीं किया। सर्वर मैनेजर को आप आने दो, हम चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ये बाहर से ही दिखा रहा है, सच सच में 8 GB रैम कर दिया है उसने। पैसा तो ले लिया, नहीं किया हो तो कैसे पता चलेगा।
लोकल सर्वर पे जाएंगे हम, ठीक है। ये हमारा 8 GB रैम आ गया, यानी अपग्रेड हो गया, अपग्रेड हो गया है, ठीक है। और अभी हम डेटा चल के चेक करें तो फाइल 1 में तो मेरा डेटा एज इट इज है, फाइल 2 का तो मैंने सेव नहीं किया था, ठीक है। तो फाइल 2 का डेटा सेव नहीं है, वो डेटा आपका लॉस्ट हो गया। यानी जब भी आप रीसाइज करना चाहते हो, पहले मशीन शट डाउन करना है, उसके बाद ही रीसाइज करना है। क्लियर है? यस, नो? यस। ठीक है। अभी मैं इस मशीन को शट डाउन कर देता हूँ यहाँ से ही, ठीक है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, बाहर से भी कर सकता हूँ। बेस्ट ऑप्शन यही है, अंदर से आप शट डाउन करो। यहाँ से आपको स्टॉप नहीं करना है until unless it is emergency, ठीक है। आपको बाहर से ही करना है। कल हम 4 प्रैक्टिकल देखेंगे। एक तो लिनक्स का मशीन कैसे बनाना है, डिप्लॉय करना है, उसको कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। उसके बाद कस्टम स्क्रिप्ट कैसे लगती है विंडोज के मशीन पे, और कस्टम स्क्रिप्ट कैसे लगती है आपके लिनक्स के मशीन पे। कस्टम स्क्रिप्ट क्या है भाई? जब मैंने विंडोज का सर्वर का मशीन डिप्लॉय किया, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही वो डिप्लॉय हो रहा है, उसके साथ साथ मेरा कुछ इंस्टॉलेशन भी हो जाए, एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन हो जाए, या मेरे कुछ जैसे वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल हो जाए उस पर, या कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पावरशेल का स्क्रिप्ट लिख के या कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रिप्ट लिख के उसमें अटैच कर सकता हूँ डिप्लॉयमेंट के वक्त। तो जैसे ही मैंने वो स्क्रिप्ट लगा दिया, जब भी मशीन मेरा प्रोविजन हो रहा होगा, वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देगा, और वो सारी चीजें जो भी मैंने डिफाइन की होगी स्क्रिप्ट में, वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये हम कल स्टडी करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि भगीरथ और कुंदन के लिए फिर नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। ये सर, नो कुंदन ચંદનભાઈ जगदीश। એક ક્વેશ્ચન હતો આપણે હમ હાઇબ્રિડ જોઈને એ હાઇબ્રિડ જોઈને શું હોય છે મતલબ કે હાઇબ્રિડ જોઈન એટલે તમારું ઓન પ્રેમાઇસમાં પણ ડોમેન કંટ્રોલર છે અને ક્લાઉડમાં પણ તમે સિંક કરેલું છે અઝ્યોર એડી પર, શું છે અને એ તમારું હાઇબ્રિડ એન્વાયરમેન્ટ થઈ ગયું। એને જ્યારે મશીન જોઈન કર્યું જગદીશ ડોમેનમાં તો એ આપણું હાઇબ્રિડ એડી છે ને આપણું અદાણી વિલમાર નું એડી ઓન પ્રિમાઇસીસ બી છે અને એઝ્યોર એડી જોડે બી કનેક્ટ છે એટલે હાઇબ્રિડ હા કહેવાય એ તો મને ખ્યાલ આવી ગયો એ તો હવે પણ એમાં શું છે કે અમુકમાં પેલામાં હાઇબ્રિડ આવે છે ને અમુકમાં લોકલ આવતું એટલે મને થોડું કન્ફ્યુઝન હતું એટલે પૂછ્યું મેં એ ઇન્ટ્યુન થી થાય, ઇન્ટ્યુન થી જોઈન કર્યું હોય તો હા હાઇબ્રિડ એ કહેવાય। ઇન્ટરનલ રિલેટેડ હતો આ ઇશ્યુ મતલબ કે મને question. ઇન્ટ્યુન થી તમે જોઈન કરાવો તો હાઇબ્રિડ આવે, બાકી તમે લેન માં છો અને ડાયરેક્ટ જોઈન કરાવો તો એ ડોમેન જોઈન આવે। અને પછી તમે એને ઇન્ટરન થી મૂવ મતલબ કે લોકલી તમે ઇન્ટરન મૂવ કરો એટલે એ અલગ થઈ જાય ને મતલબ હાઇબ્રિડ માં આવી જાય ને ડિપેન્ડ પછી કરે છે તમે શું કરેલું છે, એન્વાયરમેન્ટ જુદા જુદા છે બંને, અને તમે બંને ઇન્ટિગ્રેટ પણ કરી શકો, જેને આપણે હાઇબ્રિડ કહીએ। એટલે તમારા બધા ડિવાઇસીસ ઇન્ટ્યુન થ્રુ જ ડોમેઇન જોઈન થશે એમાં એ 2-3 ઓપ્શન છે ઇન્ટ્યુનમાં। ઠીક છે ઠીક છે। સો આજે આપણે આટલું જ રાખીશું, વી વિલ કન્ટિન્યુ ટુમોરો। કાલથી કમ્પ્લીટ પ્રેક્ટિકલ સેશન ચાલુ થશે અઝ્યોરના, કમ્પ્લીટ પ્રેક્ટિકલ સેશન। ઓકે, ઓકે ચંદ્રભાઈ ગુડ નાઇટ ગુડ નાઇટ, વિલ કેચ અપ ટુમોરો સેમ ટાઈમ। ઓકે गुड नाइट टू ऑल। એ ભાવેક हाँ હું કોલ કરું તને हाँ 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 અવેલેબલ છે ને